तो माफ कीजिए, 11 साल से दिल्ली में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिम्मेवार है क्या? आप तो आतंकवाद का पोषण अगर हो रहा है तो जिम्मेवार कौन है? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और नायब सैनी। और कौन जिम्मेवार है? अखबार को बयान देने से ड्रग्स रुक जाएंगे क्या? ये सब ने देखा, अडानी के पोर्ट से ही गुजरात से सबसे ज्यादा ड्रग्स आ रहा है। गुजरात के बच्चों का भविष्य भी खतरे में है, हमारे युवाओं का गुजरात के। और उनके पोर्ट से ही 3 बार ड्रग्स पकड़ लिए। एक बार 10,000 करोड़ के पकड़े, एक बार शायद 15,000 करोड़ के पकड़े, और एक बार जो किसी ने बताया ही नहीं आपको, दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग्स खेप वहां से निकल गई थी। मैंने वो कागज रिलीज किए थे, उनकी लागत थी 1,36,000 करोड़, अडानी के जो मुद्रा पोर्ट से निकले। भैया अगर ड्रग्स से उग्रवाद का पोषण हो रहा है, 11 साल से मुख्यमंत्री आप हो, गृह मंत्री आप हो, प्रधानमंत्री आप हो, तो और पंडित जवाहरलाल नेहरू आएंगे क्या ड्रग्स पकड़ने के लिए? पकड़ो। और नहीं पकड़ते तो फिर ये साफ है, या तो आप निकम्मे हैं या आप ड्रग माफिया से मिले हो। दोनों में से कौन सी बात सच है मुझे नहीं पता, वो जवाब उनको देना पड़ेगा। पंजाब में आप लगते जो जिले हैं, कैथल, कुरुक्षेत्र और सिरसा, यहाँ नशा ज्यादा बिक रहा है। क्या आपको लग रहा है कि नशा तस्करों के साथ अफसरों पॉलिटिशियन की मिलीभगत है, इतना नशा? देखिए, मैंने तो आपको एक कहा, ड्रग निरोधक लोगों का ये मानना है, मेरी ये गेहूं खराब हो जाएगी जैसे किसान की होगी, ये तो करना मत। मेरी आपसे एक विनती है, हाँ, ये मेरी कणक मत खराब करी होती, तो ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है। पर मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए मैं इस बात से सहमत हूं, अब केवल पंजाब के बॉर्डर से नशा नहीं आ रहा, अब इस समय सबसे ज्यादा नशा जो है वो समुंदर के माध्यम से गुजरात से आ रहा है, जिससे गुजरात का युवा बिल्कुल नष्ट हो चुका है। भाई आप 30 साल से गुजरात में सत्ता में हो, हरियाणा में सत्ता में हो, पंजाब का पूरा बॉर्डर का बीएसएफ सीआरपीएफ का 50 किलोमीटर तक का कंट्रोल सीधा गृह मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। आपने वो ऑर्डर पढ़ा ही था, वहां भी पंजाब की सरकार नहीं चलेगी। हरियाणा में आपकी सत्ता है, आप क्यों नहीं पकड़ रहे? क्या यह संभव है कि सरकार की नाक के नीचे अरबों करोड़ों रुपए के ड्रग्स माफिया हमारे बच्चों के भविष्य को नष्ट कर सकते? ये मैं, आप सजग पत्रकार हैं, आपके विवेक पर छोड़ता हूं। तो एमपी साहब थी, हो सकता है कहीं कोई ना जा पाया हो, मैं नहीं हर आदमी के लिए कहता, पर कांग्रेस के साथी जरूर, और सहयोग से भारद्वाज साहब तो खुद मंडी में ही बैठे, ये तो जा ही नहीं सकते, इन्हें तो सवेरे आना ही है। तो ये जरूरी नहीं कि सब साथी सब जगह पहुंच सके। एक एक मेरे ख्याल से 10 मंडियों में तो मैं खुद जा चुका, पर आप मुझे कह सकते हैं तू 150 मंडियों में क्यों नहीं गया? शायद संभव नहीं था, फिर भी जाने लग रहे, जहां जहां जा सकते हैं। हमारा काम है सरकार को सजग करना, हमारा काम है सरकार के कान में जो रुई पड़ी है उसे निकालकर लोगों की समस्याओं को उजागर करना। हमारा काम है जो लोगों को विचलित कर रही है बात, उस बात को उठाकर कुछ पत्रकारों की मदद लेकर, कुछ आंदोलन की मदद लेकर उस बात को और ज्यादा प्रखर तरीके से रखना। हम ये कोशिश करते रहेंगे। कहीं कोई कमी आपको लगे हमारे एफर्ट में, आप हमारी आलोचना भी कर सकते हैं, हम स्वागत करेंगे, और आप हमारी कमी भी बता सकते हैं और ज्यादा कोशिश करेंगे कहीं कोई कमी रही है। सर मैं तो कार्यकर्ता हूं, ना मैं पदाधिकारी हूं, ना मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारी, राष्ट्रीय महासचिव हैं। अड़चन क्या रही? जैसे आप तेज धार वाले पत्रकार हैं, मैं तो एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूं, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं। आप मुझे ये पूछ सकते हैं कि कर्नाटक में नियुक्तियां क्यों नहीं हुई, तो मैं आपको बताऊंगा 100% नियुक्तियां 30 दिन में कर दी गई मेरे जाने। प्रदेश में चर्चाएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, इनकी आपस में नहीं बन पा रही, इसलिए ये बात सही नहीं। देखिए, ये दुष्प्रचार पहले भी किया गया था, कभी कभी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं,
वो राजनीति में स्वाभाविक भी है। मैं और प्रधान जी यहाँ बैठे हैं, मैं और भारद्वाज साहब यहाँ बैठे हैं, मैं और चेयरमैन साहब यहाँ बैठे हैं, मैं और मलिक साहब यहाँ बैठे हैं, मैं और राजकुमार जी यहाँ बैठे हैं। हो सकता है हम हर बात पे सहमत ना हो, पर परिवार में माँ बाप भी, पति पत्नी भी, बेटा और पिता भी, बिटिया और पिता भी कई बार नहीं सहमत होते हर बात पे। पर हमारा कोई मनभेद नहीं है, हमारा कोई मनभेद नहीं। नहीं, ये कब तक चलेंगे सर? बेचारी मोटे 12 साल हो गए। मन मुटाव तो चलता रहता है, लेकिन ब्याह गाना में तो इकट्ठे हो जाए उसका सिस्टम भी तो देखो ऐसा है, मैं आपको फिर ये कह रहा हूं पुरजोर तरीके से, बात मानना ना मानना तो आपकी मर्जी है, मैं उसमें जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना मैं करूं कभी भी, क्योंकि आप पत्रकार के साथ साथ हम एक जिले के बाशिंदे भी हैं, कि हमारा ना कोई मनभेद है, ना कोई इस प्रकार की जमीन बंटने वाला मतभेद है। हम सबका काम है अलग अलग तरीके से और कभी कभी इकट्ठे होकर, राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में हम सब इकट्ठे हैं और हम कोशिश करते रहेंगे, अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो देखिए, मैं ये नहीं मानता, मैं ये मानता हूं कि नए प्रभारी आए हैं बीके हरिप्रसाद जी। बीके हरिप्रसाद जी एक तजर्बेकार व्यक्ति हैं, उन्होंने पहले भी हरियाणा के प्रभारी रहे हैं, उन्हें काफी जानकारी भी है, हरियाणा को जानते भी हैं, और मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर से पिछले 2 दशकों से जानता हूं, क्योंकि वो भी युवा कांग्रेस से निकले हैं, मैं भी युवा कांग्रेस से निकला हूं। तो मुझे लगता है कि अब वो आए हैं, एक दिन में तो कोई व्यक्ति निर्णय नहीं कर सकता, अब उन्होंने संज्ञान लिया है, मुझे लगता है कि वो निर्णय करेंगे। अहम बात क्या है कि पिछले दिनों 1-2 दिन पहले ही डॉक्टर वाड्रा जी ने पहलगाम के संदर्भ में बयान दिया कि देश के अंदर जो नफरती एनवायरनमेंट बना हुआ है वो कहीं ना कहीं बेस बना है इस घटना का। आदरणीय मित्र, मैं एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा, कांग्रेस की कार्य समिति कल बैठी और हमने स्पष्ट प्रस्ताव पारित किया जिसमें हमने 3 बातें कही। नंबर 1, आतंकवाद का सर कुचलना चाहिए और जो कदम सरकार उठाएगी हम सब इकट्ठे हैं, कोई कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई, सीपीएम, ये वो कोई राजनीतिक दल का विरोधाभास इसमें नहीं चलेगा। आतंकवाद से जो लड़ाई लड़नी हम सब इकट्ठे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद के सर को कुचलने के लिए इंदिरा गांधी जी की बलि दी, कुर्बानी दी, राजीव गांधी जी ने अपने शरीर के कितने टुकड़े करवाए ताकि देश इकट्ठा रहे, सरदार बेन सिंह के टुकड़ों को हमने चुन चुनकर इकट्ठा किया ताकि पंजाब देश से अलग ना हो जाए, विद्याचरण शुक्ला जी और नंद कुमार पटेल जी दोनों को 150 गोलियां सीने पर लगी, पर छत्तीसगढ़ से आतंकवाद का सफाया हमने किया। तो हजारों कुर्बानियां अगर किसी एक राजनीतिक दल ने दी है तो वो कांग्रेस है, आतंकवाद से लड़ने के लिए, नक्सलवाद से लड़ने के लिए, इसलिए हम सब इकट्ठे हैं। दूसरी बात, सुरक्षा चूक तो हुई है, कल सरकार ने भी मान लिया, खुद किरण रिजिजू जी ने भी मान लिया, बैठक में खुद गृह मंत्री ने भी यह स्वीकारा कि सुरक्षा चूक तो हुई है। पहलगाम से 4.5 किलोमीटर ऊपर बैरसन ग्राउंड है, वहां ऐसे खड़ी चढ़ाई, मैं तो वहां गया हुआ, वहां हमेशा सिक्योरिटी लगाते हैं। पहलगाम में 3 टियर सिक्योरिटी है। तो जब बैरसन ग्राउंड में 5,000 या 2,500 3,000 टूरिस्ट डेली जा रहा था तो सरकार क्या कर रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, वो प्रांत नहीं है अभी भी, वहां सीधा अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का शासन चलता है, सुरक्षा उनकी जिम्मेवारी। सरकार कहां थी, ये चूक क्यों हुई? वो एक बात होता है स्वीकार कर लेना, आपने उनका बयान शायद देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं किरण रिजिजू जी का बयान भी आपको दिखाई देता हूं। अब सवाल ये है कि कंप्लीट इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिव्यू होना चाहिए। तीसरा, यह भी सच है कि पहलगाम की घटना को लेकर देश में धार्मिक टकराव और नफरती माहौल पैदा करने की साजिश की जा रही है, सरकार को उसे रोकना होगा।
ये जिम्मेवारी सरकार की है, क्योंकि धार्मिक या जातीय भावनाएं भड़काना अपराध है और इंसान में टकराव करवाना भी अपराध है। जहां पाकिस्तान से उग्रवादी, उनमें से कई लोगों ने, मैं कल लेफ्टिनेंट विनय शुक्ला जी के घर पे भी, विनय नरवाल जी के घर भी गया, उनके पिताजी से, परिवार से बात की। उन्होंने कहा कि विनय से तो उन्होंने नहीं पूछा, पर कई लोगों ने कहा कि उनसे पूछा, धर्म पूछकर हत्या की। पाकिस्तान के उग्रवादी धर्म पूछकर हत्या कर रहे थे, तो उसी समय एक घोड़े वाला आदिल हुसैन, अगर मुझे सही नाम उसका याद है, वो अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए उग्रवादियों से जूझ भी रहा था। जहां उग्रवादी धर्म पूछकर हत्या कर रहे थे, यह भी सच है कि उन हजारों जो टूरिस्ट वहां थे, उनको अपने कंधे पर, अपने घोड़ों पर जो लेकर आए, वो जम्मू कश्मीर के लोग थे और उनमें से अधिकतर मुसलमान थे। जहां धर्म पूछकर उग्रवादी हत्या कर रहे थे, यह भी सच है कि जो जम्मू कश्मीर का जो अस्पताल पहलगांव में जो है, वहां एक जो डॉक्टर की टीम है, मैं उसका गुड़िया का नाम भूल जाता हूं, आपको अभी बता भी देता हूं मेरे पास, क्योंकि आप जैसे किसी भाई ने वो नाम मुझे भेजा कि यहां मेरे को उसका अभी नाम मुजबानी बहुत याद नहीं आता, पर यह सच है कि वहां जो डॉक्टर साहिबान थे, पुरुष और महिला दोनों, उनमें से अधिकतर मुसलमान थे, हिंदुस्तान के नागरिक थे। तो हिंदुस्तान की जो तहजीब है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सरकार को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी हो। लंबे समय से फौज में भर्तियां नहीं हुई, अग्निवीर स्कीम लेकर आए, तो क्या इनको भी आप कारण मानते हैं? ये भी देखिए, अनेकों कारण हैं, उनकी जांच और अंतर्मंथन अमित शाह जी को भी, नरेंद्र मोदी जी को और पूरी सरकार को करना पड़ेगा। मैं 3 बातें आपको बताऊं। हिंदुस्तान में इंटेलिजेंस ब्यूरो है, काउंटर टेररिज्म सेंटर है जिसे सीटीसी बोलते हैं, रॉ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी है, जेआईसी, जहां ये सारा डेटा आएगा वो एनालाइज करके बताएंगे यहां क्रैक है, डीआईए है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, नेट ग्रिड है, एनटीआरओ है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 7 तो मुझे मुजबानी याद आती है। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये इंटेलिजेंस एजेंसीज इनपुट क्यों नहीं दे पाई? नंबर 2, बेरसन ग्राउंड में 2500 टूरिस्ट को जाने की इजाजत बगैर सिक्योरिटी के क्यों दी गई? वहां पुलिस, सीआरपीएफ और मिलिट्री क्यों नहीं लगाई गई? ये कुछ चीजें मैं आलोचना के हिसाब से नहीं कह रहा, सरकार को सोचना चाहिए इन पर। तीसरी, सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड जो है दुनिया की, वो कश्मीर है। 3.5 लाख फौजी वहां लगे हुए हैं, या पुलिस सिक्योरिटी जो है। इसके बावजूद भी, और पूरा बॉर्डर जो है वो फेंस्ड है 85%, इसके बावजूद भी उग्रवादी कैसे आ रहे हैं और निहत्थे लोगों की हत्या कैसे कर रहे हैं? चौथा, एक एसओपी होता है सिक्योरिटी फोर्सेस का, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं उसे। उसमें किसी ने गृह मंत्रालय से टूरिस्ट पे अटैक को सबसे नीचे कर दिया है। क्यों? टूरिस्ट पे तो सबसे जल्दी अटैक होएगा, वो निहत्थे हैं। और अगर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को खत्म करना है तो टूरिस्ट को भगा दो, वो अपने आप भूखे मर जाएंगे, फसाद हो जाएगा। ये क्यों किया गया? और 2 लाख पद खाली पड़े हैं फौज में। कोरोना से बाद पिछले 5 साल से भर्ती नहीं हो रही। कौन से पैसे बचा रहे हैं? जब देश की सुरक्षा ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे पैसे बचाकर? हमने माउंटेन स्ट्राइक फोर्स MSF के लिए 63,000 करोड़ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मंजूर किए थे। ये इसी तरह की चीजों के लिए थी, एक पूरी बटालियन बननी थी।
कई कंपनी आती उसमें, उसको हमने खत्म कर दिया। तो हम चीन के बॉर्डर पे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे अब किसको लगाएंगे? मुझे क्योंकि थोड़ा रक्षा मामलों की जानकारी है, मैंने इसलिए कह दिया आपको, मुझे जो मुझबानी जान। इन सब बातों पर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को जरूर अंतर्मंथन करना चाहिए। हम ये आलोचना की दृष्टि से नहीं, आगाह करने की दृष्टि से कह रहे हैं। सर, वतन के मिलने वाले विनय नरवाल को क्या कांग्रेस उसके सीधे का दर्जा के लिए मांग उठाएगी? देखिए, ऐसा है, विनय नरवाल पूरे हरियाणा के नहीं, पूरे देश के बेटे थे। वो एक ऐसे जाबाज नौजवान थे जो 1 मई को 26 साल की उम्र पूरा करते। विनय नरवाल ने जिस प्रकार से अपनी कुर्बानी भी दी और जिस प्रकार से उनका उग्रवादियों द्वारा जघन्य हत्या हुई है, इससे पूरा हरियाणा का बच्चा बच्चा सदमे में। 12 घंटे तो मुझे नहीं लगता हर घर में से किसी घर में हरियाणा के पूरा भोजन किसी ने खाया होगा, क्योंकि सबको लगा परिवार का एक सदस्य चला गया। मुझे ये विश्वास है कि उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि इस पे राजनीति नहीं हो सकती, मेरा ये मानना है। बीजेपी के लोग 100 बार करें, हम नहीं करेंगे। उनको जो सम्मान मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री को और उनकी सरकार को बाकायदा इस पर चिंतन कर वो सारा सम्मान उन्हें देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो भी सम्मान देंगे उचित से उचित, हम उसका समर्थन करेंगे।